स्वागत है दोस्तों आपका फिर से हमारे इस चैनल पर, जहां आपको रोमांटिक, इमोशनल बहुत सारी मॉरल स्टोरी मिलेंगी। आज मैं आपको एक लालची औरत की कहानी सुनाने वाला हूं। दोस्तों, चैनल को सपोर्ट करो और सब्सक्राइब करो। चलिए एक घमंडी औरत की कहानी शुरू करते हैं। सोनपुर एक हरा भरा और समृद्ध राज्य था, जहां हर तरफ जिंदगी की रौनक छाई रहती थी। बाजारों में रंग बिरंगी दुकानों की चमक, मिट्टी की खुशबू और लोगों की हंसती खिलती आवाजें सुनाई देती थीं। खेतों में गहरी हरियाली और लहराती फसलें हवा के साथ नाचती सी लगती थीं, जैसे प्रकृति खुद सोनपुर के सुख को जश्न मना रही हो। यहाँ की प्रजा राजा विक्रम को सिर्फ एक शक्तिशाली राजा नहीं, बल्कि एक पिता के रूप में देखती थी। हर छोटी से छोटी परेशानी या मुसीबत में लोग उनके दरवाजे पर आते, और राजा अपना सिर्फ ताज और शाही शोभा नहीं, बल्कि अपनी पूरी जिम्मेदारी और प्रेम लेकर उनकी मदद करते। राजा विक्रम एक ऐसे इंसान थे जो शाही शान से ज्यादा अपनी प्रजा के सुख और दुख में विश्वास रखते थे। उनका दिल इतना बड़ा था कि बाजार की छोटी सी मुस्कान या खेत की एक फूल सी खुशबू भी उनके मन को सुकून देती। हर फैसला, हर नियम उन्होंने अपनी प्रजा के भले के लिए लिया, और उनकी आंखों में हमेशा एक ऐसी गहराई थी जो कहती थी, मेरा राज्य तभी समृद्ध है जब मेरा लोग खुश है। राजा विक्रम की पत्नी रानी सुमित्रा सुंदर तो बहुत थी, लेकिन उसकी सुंदरता के साथ साथ उसका घमंड भी उतना ही ज्यादा था। उसके गहने सिर्फ गहने नहीं थे, वो उसके शौक, उसकी पहचान और उसके घमंड का प्रतीक थे। हीरे की चमक उसकी आंखों में दिखाई देती, सोने के हार उसके गर्दन को शान देता, और चांदी के कंगन उसके हर हाथ को शाही शोभा देते। महल के हर कोने में उसकी तस्वीर जैसे उसके घमंड की याद दिला रही हो, और हर शाही दरवाजे से बस एक ही आवाज सुनाई देती, मेरी इच्छा, मेरा हुक्म। उसे लगता था इस राज्य की सारी दौलत सिर्फ उसके श्रृंगार और अपनी शान को बढ़ाने के लिए बनी है। हर रंग, हर मोती, हर सोने का सिक्का बस उसके लिए। और प्रजा प्रजा तो उसके लिए एक जिंदा सामान लगती थी, जो हर दिन उसकी फरमाइश और उसकी इच्छा को पूरा करे। हर दिन नए गहने, हर दिन नए श्रृंगार के आदेश, और अगर कभी किसी ने उसके हुक्म को नजरअंदाज किया तो महल में तूफान आ जाता, छतों पर कांटे गिरते और दीवारें गूंजती, जैसे पूरा महल उसके घमंड का प्रतिबिंब हो। रानी सुमित्रा के लिए दुनिया सिर्फ उसके शौक और अपनी सुंदरता का खेल थी। उसके लिए लोग, प्रजा और राज्य सब सिर्फ एक साधन थे, एक ऐसा जरिया जो उसके घमंड को और बढ़ाए। और इसी घमंड के साए तले एक ऐसी कहानी शुरू होने वाली थी जो सोनपुर के समृद्ध राज्य और दयालु राजा विक्रम के लिए एक कठिन परीक्षा बनने वाली थी। सोनपुर पर अचानक एक अंधेरा सा छा गया, एक भयानक अकाल का साया, जो खेतों की हरियाली को पहले धुंधला फिर बिल्कुल सूखा कर रहा था। फसलें जो कभी लहराती थीं, अब अपनी पूरी शक्ति खो चुकी थी, और पीले पतले पत्तों के बीच हवा भी धड़क रही थी, जैसे हर चीज जीने की कोशिश कर रही हो। कुआं जो कभी ठंडी साफ पानी से भरा रहता था, अब सूखकर सिर्फ मिट्टी और रेत का ढेर बन गया था। लोग जो दिन भर खेत में मेहनत करते और रात को अपनी मेहनत का फल खाते, अब भूख और प्यास से बिलख रहे थे। छोटे बच्चे रो रहे थे, उनकी आंखों में नफरत नहीं, सिर्फ भूख की पीड़ा और माँ बाप के बेचारेपन का दर्द था। बच्चे रोते थे, माँ बाप के पास देने को कुछ भी नहीं था, और प्रजा हर रोज की तरह उम्मीद भरी नजरों से महल की तरफ देखती थी, जैसे उनका राजा उनके लिए कोई चमत्कार करेगा। राजा विक्रम का दिल टूट गया। उसके लिए सिर्फ ताज और शान नहीं, बल्कि अपनी प्रजा की खुशी और सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण थी। उन्होंने तुरंत फैसला लिया, एक फैसला जो उनके दिल की गहराइयों से निकला था। राजकोष खोल दो, प्रजा को अनाज और पानी दिया जाए, कोई भी भूखा ना रहे, कोई भी प्यासा ना मरे। और इस फैसले के साथ राजा विक्रम ने अपनी प्रजा के लिए अपना स्वभाव, अपनी दयालु शक्ति और अपनी जिम्मेदारी का असली रंग दिखाया। महल के शाही दरवाजे खुले और एक नई उम्मीद की किरण सोनपुर की गलियों और खेतों में फैल गई। कुछ दिन बाद महल में एक तेजस्वी साधु आए। उनकी आंखों में सच्चाई और भविष्य की चमक थी। उन्होंने रानी सुमित्रा के गहने देखे, हर मोती और सोने के कंगन उसके घमंड का प्रतीक थे। और फिर राजा विक्रम की तरफ देखा, जो अपनी प्रजा की भूख और प्यास को समझकर सिर झुकाकर खड़े थे। साधु ने शांत और गहरी आवाज में कहा, रानी साहिबा, जिस सोने पर आप इतना नाज करते हैं, वही सोना एक दिन आपकी प्यास नहीं बुझा पाएगा।
रानी हंस पड़ी, गुरूर से बोली, साधु, पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। और फिर उन्होंने साधु को महल से निकलवा दिया, जैसे उसकी चेतावनी किसी काम की ना हो। लेकिन दोस्तों, वक्त का हिसाब हमेशा लौट कर आता है, और जो आज अपने घमंड के साए में जी रहा है, कल वही घमंड उसे सीख देने के लिए वापस लौट आएगा। कुछ महीने बाद रानी सुमित्रा शिकार और सैर पर निकली, अपने दासियों और सैनिकों के साथ, महल की राहत और शान के साथ। लेकिन जंगल गहरा और घनेरा था, हर पेड़ के बीच एक छाया जैसे छुपी हुई कहानी सुन रही हो। रास्ते उलझे हुए थे, जैसे जंगल खुद रानी को अपनी लपेट में लेने को तैयार हो। अचानक धुंध और पेड़ों के बीच रानी अपनी सेना से बिछड़ गई। अब उसके पास सिर्फ उसका भारी सोने का हार और चमकते कंगन थे, जैसे उसका घमंड ही उसका साथ दे रहा हो। सूरज की कड़ी धूप उस पर सीधी गिर रही थी, होंठ सूख रहे थे और गला जल रहा था। और रानी सुमित्रा पहली बार अपने जीवन में असली डर और अकेलापन महसूस कर रही थी। उसका शाही घमंड अब उसके लिए एक बोझ बन चुका था। चलते चलते रानी सुमित्रा एक छोटी सी झोपड़ी के पास पहुंची, जहां एक गरीब किसान अपने छोटे से परिवार के साथ रहता था। उसकी आंखों में थकान और दर्द था, लेकिन इज्जत और सच्चाई भी साफ नजर आ रही थी। रानी ने कमजोर और घबराए हुए आवाज में कहा, मुझे पानी दे दो, मैं तुम्हें अपना सोने का कंगन दे दूंगी। किसान ने दर्द भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, रानी जी, मेरे पास थोड़ा सा ही पानी है, और वो मेरे बच्चे के लिए है। इस अकाल में सोना नहीं, पानी ही जीवन है। आपका सोना मेरे किस काम का? उस पल रानी के हाथ में चमक रहा सोने का कंगन उसे मिट्टी से भी बेकार लगने लगा। उसकी आंखों के सामने भूखे लोग, रोते बच्चे और उन सब मंजरों के साए में अपनी खुदगर्जी, अपना घमंड और अपनी स्वार्थी सोच एक एक करके उसके दिल पर भारी होने लगे। रानी सुमित्रा को समझ आया कि असली दौलत सिर्फ गहने या सोने में नहीं, बल्कि दूसरों के काम आने वाली इंसानियत में छुपी होती है। रानी सुमित्रा जमीन पर धड़क कर बैठ गईं। उसकी आंखों से घनेरे आंसू बहने लगे। हर बूंद उसके घमंड का बोझ सा लग रहा था। जिसके पास लाखों का सोना और गहने थे, आज वही रानी एक बूंद पानी के लिए तरस रही थी। तभी दूर से घोड़े की आवाज गूंज उठी। राजा विक्रम अपनी दयालु और चिंतित आंखों के साथ उसे ढूंढते हुए जंगल के बीच पहुंच गए। उन्होंने देखा, रानी मिट्टी में बैठी रोने लगी, और उसका घमंड जो कभी महल और गहनों में चमकता था, अब छोटा और बेकार लग रहा था। रानी ने अपने पैर राजा के पैरों के सामने रख दिए, अपनी गलती का इजहार करते हुए। रानी रोते हुए धड़कन भरी आवाज में, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मेरा गुरूर अंधा था। आज समझ आया, ये सोना तभी कीमती है जब ये किसी के काम आए। और इसी पल रानी सुमित्रा के दिल में असली समझ और बदलाव की रोशनी फूटी। जो कभी सिर्फ श्रृंगार और घमंड के लिए जीती थी, अब वो अपनी प्रजा के लिए जीने वाली रानी बन गई। राजा विक्रम ने रानी सुमित्रा को अपनी बाहों में उठाया और गले से लगा लिया, जैसे उसने अपनी दयालु आंखों और प्रेम से रानी के घमंड को पिघला दिया हो। महल वापस लौटकर रानी ने अपने सारे गहने बिचवा दिए, वही गहने जो कभी उसके घमंड और शान का प्रतीक थे। उन पैसों से राज्य में कुएं खुदवाए गए, भंडारे लगवाए गए, और भूखे और प्यासे लोगों के चेहरे पर मुस्कान फिर से चमक उठी। अब शोनपुर की प्रजा उसे मतलबी रानी के नाम से नहीं, बल्कि अपने दिल की माँ, प्रजा की माँ के रूप में जानने लगी। और इस तरह रानी सुमित्रा ने समझा, असली शान और दौलत वही है जो दूसरों के काम आए। दोस्तों, घमंड और स्वार्थ इंसान के अंदर का सुकून और इंसानियत को धीरे धीरे खा जाते हैं। वो सिर्फ खुद के लिए जीता है, पर दिल और समझ खोखला रह जाता है। और असली दौलत वो नहीं जो सोने चांदी या गहनों में हो, बल्कि वो है जो दूसरों के काम आए, जो जीवन और खुशी बांटे, और जिसकी वजह से लोग आपको सिर्फ राजा या रानी नहीं, बल्कि अपनी माँ और अपना दोस्त माने। दोस्तों, अगर आपको ऐसी कहानी सुनना पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।